हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर परिवहन को देखेंगे। ये पार्ट 3rd वीडियो है और इस चैप्टर को हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 और जलमार्ग का विकास। 2016 में क्या अधिनियम लागू किया गया था, फिर अभी 2026 तक आते आते क्या विकास हुआ है इन 10 सालों में, वो सब देखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 को संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया था, तो 26 मार्च 2016 को। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की स्थिति से देश में प्रभावी या लागू हुआ था 12 अप्रैल 2016 से। 26 मार्च को अधिनियम पारित हुआ था और फिर प्रभावी रूप से लागू हुआ 12 अप्रैल 2016 को। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत पूर्व के कितने राष्ट्रीय जलमार्ग को इस अधिनियम में समाहित कर दिया गया? 5 राष्ट्रीय जलमार्ग को। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के माध्यम से कुल कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए? 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल 111। वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित है? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। नए घोषित 106 राष्ट्रीय जलमार्ग किस अधिनियम के लागू होने से प्रभावी हुए हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए कौन सा प्राधिकरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, IWAW का मतलब होता है भारतीय इंटरनेशनल वाटर AI, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए कौन सा प्राधिकरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इनलैंड IWAW का फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में हुआ था। बकिंघम नगर भारत के किस 2 प्रमुख राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। बकिंघम नहर की कुल लंबाई 640 किलोमीटर का है। बकिंघम नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1806 में। चेन्नई में बहने वाली कौन सी नहर मुख्य रूप से एक मानव निर्मित खारे पानी का तटीय नहर है? चेन्नई में है बकिंघम नहर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बकिंघम नहर उत्तर में किस नदी के डेल्टा को जोड़ती है? चेन्नई में है बकिंघम नहर और उत्तर में किस नदी के डेल्टा को जोड़ती है? तो कृष्णा नदी के डेल्टा को। बकिंघम नहर दक्षिण में जाकर किस भौगोलिक संरचना में समाप्त होती है? तो मरक्कानम के पश्चिमी जलों में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुमुरकुंडुआ नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 117 किलोमीटर। सोन नहर की कुल लंबाई पाठ्यपुस्तक के आंकड़े के अनुसार कितना है? 326 किलोमीटर। सोन नहर की लंबाई 326 किलोमीटर। ओडिशा नहर संजाल की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 272 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में स्थित मेदिनीपुर नहर की कुल लंबाई कितनी है? 459 किलोमीटर। दामोदर नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है जो नौवहन के लिए उपयोगी है? 136 किलोमीटर। दामोदर नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है जो नौवहन के लिए उत्तरदायी है? 136 किलोमीटर। कुमुरकुंडुआ सोन ओडिशा मेदिनीपुर और दामोदर नहरें किस प्रकार के जलमार्गों की श्रेणी में आती है? तो अंतर्देशीय नौगम्य तटीय एवं आंतरिक नहरें। भारत के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग एवं नदियाँ। भारत में आंतरिक जलमार्गों के तहत मुख्य रूप से किन जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है? तो नदियाँ, नावों, नहरें, बैकवाटर्स और क्रीक, खाइयों का। भारत की कौन सी 3 प्रमुख नदियाँ आंतरिक जल परिवहन का सबसे बड़ा तंत्र बनाती है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा भाग प्रमुख आंतरिक जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है? असम घाटी में सादिया से धुबरी तक का भाग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 बड़ी नदी अपना डेल्टा क्षेत्रों में आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है? गोदावरी और कृष्णा नदियाँ। गोवा की किन 2 प्रमुख नदियों में आंतरिक जल परिवहन का विकास हुआ? मांडवी और जुआरी नदियाँ। गोवा की किन 2 प्रमुख नदियों में आंतरिक जल परिवहन का विकास हुआ? मांडवी और जुआरी नदियों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी केरल राज्य में जल परिवहन के लिए किन विशिष्ट भौगोलिक आकृतियों का सर्वाधिक उपयोग होता है? पश्च जल और लैगून झीलें। मुंबई क्षेत्र में आंतरिक जल परिवहन के लिए किन जल निकायों का उपयोग किया जाता है? विभिन्न क्रीक और स्थानीय नदियों का। खाड़ियाँ और स्थानीय नदियों का।
पश्चिम बंगाल की सुंदरबन क्षेत्र की कौन सी नदियाँ बांग्लादेश के साथ जल व्यापार मार्ग बनाती है? पश्चिम बंगाल की सुंदरबन क्षेत्र की कौन सी नदियाँ बांग्लादेश के साथ जल व्यापार मार्ग बनाती है? कालिंदी, शरावती और रायमंगल नदियाँ। कालिंदी, शरावती और रायमंगल नदियाँ। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता होता है? बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के तहत जहाज़ों को एक दूसरे के निश्चित मार्गों से गुजरने की अनुमति किस संधि के तहत प्राप्त होती है? अंतर्देशीय जल परिवहन एवं व्यापार प्रोटोकॉल संधि। भारत बांग्लादेश के बीच पहला प्रमुख निर्धारित जल मार्ग कौन सा है? कोलकाता माटीगंज कोलकाता। कोलकाता से करीमगंज मतलब असम जाने के लिए किस देश के जलमार्ग का उपयोग प्रोटोकॉल के तहत होता है? बांग्लादेश का। कोलकाता से करीमगंज मतलब असम जाने के लिए किस देश के जलमार्ग का उपयोग प्रोटोकॉल के तहत होता है? बांग्लादेश का। भारत बांग्लादेश जलमार्ग प्रोटोकॉल का दूसरा निर्धारित मार्ग कौन सा है? कोलकाता करीमगंज कोलकाता। राजशाही बांग्लादेश को मतलब राजशाही बांग्लादेश में है। राजशाही को भारत के किस शहर से जोड़ने वाला राजमार्ग प्रोटोकॉल का हिस्सा है? धुलियान, जो कि पश्चिम बंगाल का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल मार्ग राजशाही धुलियान राजशाही किस नदी तंत्र पर आधारित है? गंगा पद्मा नदी पर। असम के करीमगंज को किस अन्य घरेलू मार्ग से जोड़ने के लिए बांग्लादेश के जलमार्ग का उपयोग किया है? करीमगंज पांडु करीमगंज मार्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय व्यापार के लिए भारत की ओर से कितने बंदरगाह निर्देशित किए गए? 6 बंदरगाह। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय व्यापार के लिए बांग्लादेश की ओर से कितने बंदरगाह निर्देशित है? 6 बंदरगाह। अंतर्देशीय व्यापार प्रोटोकॉल के तहत भारत में स्थित किन्हीं 3 निर्देशित बंदरगाहों के नाम क्या है? हल्दिया, कोलकाता और पांडु। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित भारत का कौन सा नदी बंदरगाह बांग्लादेश व्यापार के लिए निर्देशित है? पांडु बंदरगाह। पश्चिम बंगाल का कौन सा प्रमुख पत्तन अंतर्देशीय जल व्यापार में पोर्ट ऑफ कॉल है? कोलकाता और हल्दिया। अंतर्देशीय व्यापार प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश में स्थित किन्हीं 3 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताइए? नारायणगंज, खुलना और मोंगला। बांग्लादेश का सीरजगंज बंदरगाह भारत के किस राज्य के नदी बंदरगाहों से सीधे जलमार्ग द्वारा जुड़ा है? असम और पश्चिम बंगाल से। भारत बांग्लादेश संधि के तहत दोनों देशों के जहाज और दूसरे के माल को किस प्रकार ले जा सकते हैं? समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर को किस तटीय स्थान से जोड़ा जाता है? धमरा बंदरगाह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की इन 2 प्रमुख नदियों के डेल्टा और नहर प्रणाली से होकर गुजरता है? तो ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर से। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्रस्तावित है? मणिपुर और असम, बराक नदी पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का विस्तार मुख्य रूप से किस नदी पर लखीमपुर से भंगा तक है? बराक नदी पर। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी प्रणाली पर और कहां से कहां तक विस्तृत है? गंगा भागीरथी हुगली नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक। सदिया से धुबरी तक विस्तृत जलमार्ग को किस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से जो धुबरी तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के पास। नौवहन का इतिहास एवं विकास। प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार मुख्य रूप से किन 2 दूरस्थ क्षेत्रों के साथ हुआ था? मलय उपद्वीप, दक्षिणी पूर्व एशिया और हिंद चीन का। आधुनिक काल में भारत में आधुनिक नौवहन उपयोग का वास्तविक विकास किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी। भारत में वर्ष 1854 में स्थापित ब्रिटिश स्वामित्व वाली उस पहली बड़ी शिपिंग कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली पहली आधुनिक शिपिंग कंपनी सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत के पास कुल कितनी जहाजी कंपनियां थी? तो कुल 59 जहाजी कंपनियां थी। स्वतंत्रता के समय भारत में जहाजी बेड़े की कुल क्षमता कितनी थी? कुछ क्षमता 1.92 लाख जीटी। 31 दिसंबर 2020 तक भारतीय जहाजी बेड़े में जहाज़ों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? कुल जहाज थे 59 जहाजी कंपनी थी, जो अभी 1443 जहाज हो गया 2020 के आंकड़े के अनुसार। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जहाजरानी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत की कुल सकल टन
भारत जीटी क्षमता कितने हैं? 13.01 मिलियन जीटी। पहले 1 पॉइंट कुछ था, अब 13.01 मिलियन है 2020 के मतलब आधार पे। भारतीय नौवहन बेड़े में कुल मृत वजन टन भार क्षमता कितनी दर्ज की गई है? 19.62 लाख DWT। डेड वेट टंग 19.62। भारत के कुल नौवहन बेड़े में सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 23.5%। भारत नौवहन में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के पास कुल बड़े बेड़े का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 76। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा ले और पब्लिक मतलब जो जिसके पास है वो अपना हिस्सा 76% से अधिक दे दिया है दूसरे को कि वो अपना पैसा लगाए और कमाए, और फिर मतलब जब हो जाए उसका मतलब टैक्स वैक्स वसूल के पूरा हो जाए उसका जितना लगा उससे ज़्यादा तो मेरे को दे दे। मात्रा वॉल्यूम के अनुसार भारत का विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री परिवहन के माध्यम से होता था? 95। वैल्यू के अनुसार भारत के कुल विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होता था? 68%। विकासशील देश की श्रेणी में भारत के मर्चेंट शिपिंग बेड़े का स्थान विश्व में क्या है? विकासशील देश में भारत का अग्रणी स्थान है। UNCTAD की रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। UNCTAD 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल मृत वजन टन भार DWT के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा? 18वां स्थान है। वैश्विक स्तर पर मर्चेंट शिपिंग बड़े DWT मतलब डेडवेट टंग्स के मामले में विश्व के प्रथम 3 सीट्स वाले देश कौन सा? प्रथम है ग्रीस, द्वितीय है जापान, तृतीय है चीन। ग्रीस, जापान, चीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वैश्विक स्तर पर किस देश के पास कुल मृत वजन टन भार के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है? ग्रीस के पास। 31 दिसंबर 2020 तक भारत के पास कुल मर्चेंट शिपिंग टन भार कितना मिलियन जीटी है? 13.01 मिलियन टन। भारतीय नौवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है? 23.5%। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जहाजरानी उद्योग के विविध आयाम। शिप स्क्रैपिंग, ट्रेनिंग एंड कार्गो। कुल वैश्विक मर्चेंट जहाज़ों की संख्या के मामले में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान। 1 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार वैश्विक जहाज़ों के टन भार में भारत की हिस्सेदारी कुल कितने प्रतिशत की है? 1.27%। पुराने और बेकार हो चुके जहाज़ों को तोड़ने के उद्योग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? शिप स्क्रैपिंग। पुराने और बेकार हो चुके जहाज़ों को तोड़ने के उद्योग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? शिप स्क्रैपिंग। पुराने जहाज़ों को तोड़ने के मामले में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का विश्व का प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा तटीय स्थल विश्व के सबसे बड़े जहाज तोड़ने वाला यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? अंगल, गुजरात। भारतीय जहाजरानी उद्योग का मुख्य कार्य केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माल का वहन करना ही नहीं है बल्कि और क्या सेवाएं देना है? माल उतारने चढ़ाने की सेवाएं और बंदरगाहों का निर्माण व रखरखाव। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन के सुचारू संचालन के लिए किन कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग के नाविकों तथा अधिकारियों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मर्चेंट नेवी और जहाजरानी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है तटवर्ती कर्मचारियों का प्रशिक्षण, क्षमता और सुरक्षा प्रबंधन। माल अग्रेषण, फ्राइट फॉरवर्डिंग और सीमा शुल्क व्यवस्था, कस्टम्स क्लियरेंस का प्रबंधन किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है? जहाजरानी प्रबंधन और बंदरगाह प्राधिकरणों द्वारा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई बंदरगाह किस प्रकार के जहाजी कार्गो के लिए भारत का सबसे बड़ा केंद्र है? कंटेनर और सामान्य कार्गो व्यापार के लिए मुंबई का पश्चिमी तट। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बिहार के किस जिले से होकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है? तो बिहार के किस जिले से होकर? बक्सर, पटना, भागलपुर और कटिहार आदि जिले से होकर वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी पर स्थित वह प्रमुख शहर कौन सा है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का एक मुख्य टर्मिनल है? पटना गायघाट टर्मिनल। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत बिहार के कुल प्रमुख नदी को नया राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। सोन नदी को बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग वन की कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। प्रयागराज से हल्दिया पूरे की लंबाई। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के तहत बिहार के किस टर्मिनल से सीधे बांग्लादेश के लिए कार्गो सेवाएं भेजी जाती है? पटना के गायघाट टर्मिनल से। बिहार की कौन सी नदी प्रणाली ऐतिहासिक रूप से नेपाल और भारत के बीच जल व्यापार का माध्यम रही है? गंडक और कोसी नदी प्रणाली। बिहार की कौन सी नदी प्रणाली ऐतिहासिक रूप से नेपाल और भारत के बीच जल व्यापार का माध्यम रही है? गंडक और कोसी नदी प्रणाली। IWAI का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ स्थित है, जो जलमार्गों की देखरेख करता है? पटना। AWAI का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? AWAI का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ स्थित है, जो जलमार्गों की देखरेख करता है? पटना में। राष्ट्रीय जलमार्ग वन पर जहाज़ों की 24 घंटे आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बिहार में किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? नाइट नेविगेशन प्रणाली का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सोन नदी जलमार्ग बिहार के किस औद्योगिक और खनन क्षेत्र के लिए परिवहन का एक वैकल्पिक माध्यम बन सकता है? रोहतास और डेहरी ऑन सोन के बालू व खनिज क्षेत्र के लिए। सोन नदी जलमार्ग बिहार के किस औद्योगिक और खनन क्षेत्र के लिए परिवहन का एक वैकल्पिक माध्यम बन सकता है? रोहतास और डेहरी ऑन सोन के बालू व खनिज क्षेत्र के लिए। गंगा नदी में गाद की समस्या बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास में किस प्रकार की बाधा है? यह जहाज़ों के लिए आवश्यक न्यूनतम ड्राफ्ट गहराई को कम करता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल समीक्षात्मक एवं समसामयिक तथ्य। भारत के कुल लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए किस परिवहन माध्यम को सबसे सस्ता माना गया? जल परिवहन को। सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जल परिवहन प्रति किलोमीटर ईंधन की कितनी बचत है? यह सबसे कम ईंधन खपत और न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन वाले माध्यम है। सागरमाला परियोजना का अंतर्देशीय जलमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 से क्या संबंध है? यह तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग को बंदरगाहों से जोड़ने की एकीकृत परियोजना है। भारत में मर्चेंट जहाज़ों के पंजीकरण के लिए कौन सी नोएडा एजेंसी उत्तरदायी है? नौवहन महानिदेशालय। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूरी तरह से भू आबद्ध होने के कारण भारत के कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों पर निर्भर है? नेपाल और भूटान। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? देश में अंतर्देशीय कार्गो संचालन की हिस्सेदारी को बढ़ाना। भारत के तटीय नौवहन में विदेशी जहाज़ों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? कैबोजेट कानून। भारत के तटीय नौवहन में विदेशी जहाज़ों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहते हैं? कैबोजेट कानून। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का भारत में क्या महत्व है? यह भारत में वाणिज्यिक जहाज़ों के पंजीकरण, सुरक्षा और नाविकों के कल्याण को विनियमित करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतर्देशीय जलमार्गों में चलने वाले जहाज़ों के लिए किस प्रकार के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो? LNG और हरित हाइड्रोजन का। जलमार्ग विकास परियोजना मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय जलमार्ग के क्षमता संवर्धन के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी तटीय जहाजरानी एवं बंदरगाह सामान्य इंट्रोडक्शन उसका। तटीय जहाजरानी भारतीय परिवहन नेटवर्क का किस प्रकार का साधन है? ऊर्जा की बचत करने वाला, पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती साधन। घरेलू उपयोग और व्यापार के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तटीय जहाजरानी की। भारत की कुल भूमि और द्वीपों को मिलाकर कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर वाली लंबी समुद्र तटरेखा पर कितने प्रमुख बंदरगाह स्थित है? 12 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। भारत के समुद्री तटों पर कितने छोटे तथा मध्यम बंदरगाह? 200 छोटे तथा मध्यम बंदरगाह। वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था का विकास करने के लिए भारत में कौन सा व्यवस्था कार्यरत है? तटीय जहाजरानी। भारत के तटीय जहाजरानी बेड़े में कुल कितने जलयान सीमित है? 590 जलयान। समुद्री तट पर स्थित जिन नगरों द्वारा किसी देश का व्यापार विदेशों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? बंदरगाह या पत्तन।
बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के अलावा किस प्रकार कार्य करते हैं? आर्थिक विकास केंद्र के रूप में। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के अलावा किस प्रकार कार्य करते हैं? आर्थिक विकास केंद्र के रूप में। देश का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? मात्रा के अनुसार 95% और मूल्य के अनुसार 68%। आर्थिक विकास केंद्र के रूप में बंदरगाह अपने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अपने आसपास के भीतरी भाग के आर्थिक विकास में। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह वर्तमान में देश के कुल समुद्री कारोबार का कितना प्रतिशत संभालता है? मात्रा के अनुसार 95% तथा मूल्य के अनुसार 68%। नेक्स्ट टॉपिक है बंदरगाहों का प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण। बंदरगाहों का प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण। भारत में बंदरगाहों का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्यतः किस पर निर्भर करता है? तो प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार, शिपिंग मंत्रालय और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। जवाहरलाल नेहरू का पतन भारत के किस तट पर स्थित होता है? पश्चिम तट पर। कांडला जो कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात। गुजरात कहाँ है? पश्चिम तट पर। मुंबई, मारमुगांव और न्यू मंगलौर बंदरगाह भारत के किस तटीय हिस्से में आता है? पश्चिम तटीय हिस्से में। कोची बंदरगाह भारत के किस राज्य और तट पर स्थित है? केरल पश्चिम तट पर। केरल पश्चिम तट पर। कोलकाता बंदरगाह भारत के किस तटीय भाग में स्थित? कोलकाता मतलब हल्दिया सहित बंदरगाह भारत के किस तटीय भाग में स्थित है? पूर्वी तटीय भाग में। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है? तो उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है? उड़ीसा। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश। चेन्नई, कामराजार जो कि एन्नोर और बीओ चिंदवरनार तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, पूर्वी तट पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के निकट किस नए प्रमुख बंदरगाह को स्थापित करने की मंजूरी दी है? बधावन बंदरगाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के निकट किस नए प्रमुख बंदरगाह को स्थापित करने की मंजूरी दी है? बधावन बंदरगाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दहानू महाराष्ट्र के निकट बधावन बंदरगाह को मंजूरी कब दी गई थी? तो फरवरी 2020 में। राज्यवार छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की संख्या। राज्यवार छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की संख्या। भारत में सर्वाधिक छोटे और मध्यम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कुल 53। भारत में सर्वाधिक छोटे और मध्यम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कुल 53। गुजरात राज्य में कुल कितने छोटे और मध्यम बंदरगाह स्थित है? 40 बंदरगाह। गुजरात राज्य में कुल कितने बंदरगाह छोटे बंदरगाह है? तो 40 बंदरगाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गोवा राज्य में कुल कितने छोटे और मध्यम बंदरगाहों की संख्या है? तो 5। दमन और द्वीप में छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं 2। कर्नाटका में 10, केरल में 13, लक्षद्वीप में 10, तमिलनाडु में 15, पांडुचेरी में 1 बंदरगाह है छोटे और मध्यम मिला के। आंध्र प्रदेश में 12, उड़ीसा में 13, पश्चिम बंगाल में 1, अंडमान निकोबार में 23। देश के कुल 200 छोटे और मध्यम बंदरगाहों में से महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान निकोबार में मिलाकर कुल कितने? 116। महाराष्ट्र में 54, गुजरात में 40, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23। इन तीनों को मिलाकर 116, सबसे ज़्यादा यही है। पूर्वी तट के राज्यों जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एपी मतलब क्या होता है ऐसे छोड़ो। पूर्वी तट के राज्यों में कुल मिलाकर कितने छोटे मध्यम बंदरगाह हैं? कुल मिलाकर 41। पूर्वी तट में कुल 41 बंदरगाह हैं छोटे बड़े राज्यों में मिला के। द नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख बंदरगाहों के नाम और उनकी मुख्य विशेषता। महाराष्ट्र के प्रमुख मध्यम और छोटे बंदरगाहों में से कौन से नाम प्रसिद्ध हैं? तो दंभोल, रत्नागिरी आदि। गुजरात के प्रमुख मध्यम और छोटे बंदरगाहों के नाम बताएं। गुजरात के हजीरा, दाहेज, भावनगर, मुद्रा, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। मछली पकड़ने वाले जलयानों और यात्रियों का परिवहन मुख्य रूप से किस श्रेणी के बंदरगाह करते हैं? छोटे और मध्यम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत के किस तट पर एक प्राकृतिक सुसज्जित बंदरगाह है? तो पश्चिमी तट पर। देश का सर्वाधिक समुद्री कारोबार किस बंदरगाह के माध्यम से संपन्न होता है? मुंबई बंदरगाह पर मुख्य रूप से किन वस्तुओं का लदान और उतराई की जाती है? तो पेट्रोलियम उत्पादन तथा शुष्क माल का। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? नहावा सेवा बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और पूरी तरह यंत्रीकृत बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नहावा सेवा। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का पूर्व नाम क्या था? कांडला बंदरगाह।
दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह गुजरात के किस जिले या क्षेत्र में स्थित था? कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह मुख्य रूप से किस प्रकार का बंदरगाह माना जाता है? एक आयात पतन। कांडला पतन से मुख्य रूप से किन वस्तुओं का आयात किया जाता है? पेट्रोलियम, उर्वरक और गंधक का। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कांडला बंदरगाह के भीतर भाग के अंतर्गत भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तर पश्चिम भारत का संवर्धित क्षेत्र। भारत सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह को किस विशेष क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड जोन। उत्तरी भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कांडला, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मरमुआ गांव, न्यू मंगलौर और कोचिन बंदरगाह। मरमुआ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। मरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर स्थित है? जुआरी नदी के नदमुख पर। जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित होने के कारण मरमुआ गांव किस प्रकार का पतन है? एक प्राकृतिक बंदरगाह। गोवा का कौन सा बंदरगाह आंतरिक परिवहन के माध्यम से लौह अयस्क की पहुंच प्रदान करता है? मरमुआ गांव बंदरगाह। मरमुआ गांव बंदरगाह से मांडवी और जुआरी नदियों के जरिए किस खनिज का परिवहन आसानी से होता है? लौह अयस्क का। पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा पश्चिमी बंदरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? मरमुआ गांव बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के न्यू मंगलौर बंदरगाह से मुख्य रूप से किस खदान के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? कुद्रेमुख की खानों के लौह अयस्क का। न्यू मंगलौर बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से किस देश को किया जाता है? ईरान को। न्यू मंगलौर बंदरगाह भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग 70 NH 17। कोचिन, जिसे कोची बोलते हैं, बंदरगाह भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? केरल। कोचिन बंदरगाह को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी। कोचिन बंदरगाह किस प्रसिद्ध लैगून पर स्थित है? वेम्बनाड लैगून पर। पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर समुद्री मार्ग से सबसे निकट है? कोचिन बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह मुख्य रूप से किन फसलों या उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मसाले, चाय और कॉफी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मानचित्र आधारित एवं उच्च स्तरीय प्रश्न। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, पहले कोलकाता, फिर पारा। उत्तर से मतलब पूर्वी तट पर स्थित, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, और कोलकाता है पूरब में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? कोलकाता, फिर पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, कांडला, मुंबई, नहावा, सेबा, मरमुआ गांव, न्यू मंगलौर और कोचीन। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, पहले कांडला, फिर मुंबई, फिर नहावा, सेवा, फिर मुरमुआ गांव, न्यू मंगलौर और कोचीन। भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता पतन, हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किस सहायक बंदरगाह का विकास किया गया? हल्दिया बंदरगाह का। भारत का सबसे गहरा और भूमि से घिरा सुरक्षित बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह को तेज समुद्री हवाओं से बचाने वाली पहाड़ी चट्टान का नाम क्या है? डॉल्फिन नोज। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा माना जाता है? चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु का कौन सा बंदरगाह एक कॉरपोरेट बंदरगाह के रूप में विकसित है? कामराजार बंदरगाह। तटीय जहाजरानी में भीतरी भाग या हिंटरलैंड शब्द से क्या तात्पर्य है? वह अस्थायी क्षेत्र जो बंदरगाह से वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़ा होता है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है जहाँ प्रमुख बंदरगाह कांडला स्थित है? गुजरात। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह किस प्रकार की लहरों से प्रभावित होने के कारण ज्वारीन पतन कहलाता है? समुद्री ज्वार भाटा से प्रभावित होने के कारण। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह ओडिशा में है और मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है? तो पारादीप बंदरगाह। दहानू जो कि महाराष्ट्र में है के वधावन बंदरगाह को लैंड मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 2020 में। मुंबई बंदरगाह के अत्यधिक यातायात दबाव को कम करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत किस बंदरगाह को स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। भारत के कुल व्यापार का कितना हिस्सा समुद्री मार्ग से नियंत्रित होता है? 68%। भारत के कुल व्यापार का कितना हिस्सा जो है समुद्री मार्ग से नियंत्रित होता है? तो 68%। भारत के कुल व्यापार का कितना हिस्सा समुद्री मार्ग से भेजा जाता है? 95%। भारत की मुख्य भूमि पर कुल कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है जहाँ से बंदरगाह स्थित है? 9 राज्यों से। भारत के पश्चिमी तट पर कुल कितने प्रमुख बंदरगाह कार्य करते हैं? तो 6 प्रमुख बंदरगाह, कांडला, मुंबई, JNPT, मरमुआ गांव, न्यू मंगलौर, कोचीन। द नेक्स्ट
क्वेश्चन विल बी भारत के पूर्वी तट पर मुख्य भूमि में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह कार्य करते हैं? तो 6 प्रमुख बंदरगाह, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गोवा में मरमुआ गांव पतन किस नदी के मुहाने या नदमुख पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है? तो जुआरी नदी। न्यू मंगलौर पतन कर्नाटक के किस तटीय जिले के पास अवस्थित है? दक्षिणी कन्नड़ मंगलौर के पास। न्यू मंगलौर पतन कर्नाटक के किस तटीय जिले के पास स्थित है? दक्षिण कन्नड़ मंगलौर। कनाडा पतन दीनदयाल उपाध्याय किस राज्य के उत्तर पश्चिम भीतरी भाग को सेवा प्रदान करता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मुंबई पतन के भीतरी भाग। मुंबई पतन के भीतरी भाग के अंतर्गत कौन से प्रमुख औद्योगिक राज्य आते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली का कुछ हिस्सा। केंद्रमुख लौह अयस्क परियोजना का पूरा निर्यात मुख्य रूप से किस बंदरगाह पर निर्भर है? न्यू मंगलौर बंदरगाह पे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक छोटे बंदरगाह मतलब तैस पाए जाते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत के मुख्य भूमि के राज्यों में किस राज्य में छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे कम है? एक है पश्चिम बंगाल में। दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 3 प्रमुख या बड़े बंदरगाह स्थित है? तमिलनाडु, जो कि चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन। जहाज़ों के रखरखाव और तेल टैंकरों के संचालन के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास कौन सा द्वीप महत्वपूर्ण टर्मिनल है? जवाहर द्वीप और बूझर द्वीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह पूरी तरह से एक ट्रस्ट के बजाय कॉर्पोरेट इकाई के रूप में पंजीकृत है? तो एन्नोर कामराजार एन्नोर बंदरगाह, जिसे कामराजार बंदरगाह भी बोलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कौन सी महत्वाकांक्षी परियोजना बंदरगाहों से जुड़ी है? सागरमाला परियोजना। सागरमाला। नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन कौन सा है? नहावा सुबह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित मन्नार की खाड़ी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह में समुद्र तट उथला होने के कारण जहाज कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तट के लगभग 5 किलोमीटर। तूतीकोरिन बंदरगाह से मुख्य रूप से किन देशों को व्यापार होता है? श्रीलंका एवं मालदीव। तूतीकोरिन बंदरगाह से मुख्य रूप से किन देशों से व्यापार होता है? तो श्रीलंका एवं मालदीव। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। केरल के लैगून पर स्थित भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोची। केरल के लैगून पर स्थित भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोचीन। कोचीन बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगडन द्वीप। कोचीन बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगडन द्वीप। पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जहाज़ों के लिए कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है? कोचीन बंदरगाह। पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जहाज़ों के लिए कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है? कोचीन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड मतलब जहाज निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह आकार और व्यापार की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है? तो मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह से मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार होता है? पेट्रोलियम पदार्थ एवं लौह अयस्क का। चेन्नई बंदरगाह समुद्र तट कैसा है जिसके कारण यह खुला बंदरगाह है? उथला समुद्र तट है। तमिलनाडु के किन नए बंदरगाह को चेन्नई का सहायक बंदरगाह बनाने के लिए विकसित किया गया है? एन्नोर बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा और लैंडलॉक्ड सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के प्रवेश मार्ग पर कौन सी चट्टानी पहाड़ी स्थित है जो तेज लहरों से इसकी रक्षा करती है? डॉल्फिन नोज। विशाखापट्टनम बंदरगाह से मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? जापान को। ओडिशा में महारानी के मुहाने पर स्थित भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में। पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से किन राज्यों के खनिज क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। किस बंदरगाह को विशेष रूप से कीरीब्रू क्षेत्र के लौह अयस्क को जापान भेजने के लिए विकसित किया गया? पारादीप बंदरगाह को। भारत का प्रथम कॉर्पोरेट कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर कामराजार बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह को किसकी सहायता से विकसित किया गया? एशियाई बैंक के द्वारा। एन्नोर बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से किस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है? चेन्नई बंदरगाह। कोलकाता एवं एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर 26 फरवरी 2014 को क्या रखा गया था? कामराजार बंदरगाह। कोलकाता एवं एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर 26 फरवरी 2014 में क्या किया गया? कामराजार बंदरगाह। कामराजार बंदरगाह किसके नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कामराज के नाम पर।
पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित भारत का प्रसिद्ध नदी बंदरगाह कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। एन्नूर बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से किस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह। कोलकाता एवं एन्नूर बंदरगाह का नाम बदलकर 26 फरवरी 2014 को क्या किया गया? कामराजगर बंदरगाह। कामराजगर बंदरगाह किसके नाम पर किया गया था? तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कामराज के नाम पर। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि कोलकाता बंदरगाह में है। कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट से कितनी दूरी पर अवस्थित है? लगभग 148 किलोमीटर की दूरी पर। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय कहाँ स्थित है? खिजीरपुर में। कोलकाता बंदरगाह का गाद की समस्या को दूर करने के लिए हुगली नदी से में कहाँ से पानी छोड़ा जाता है? फरक्का बैराज से। कोलकाता बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किस सहायक बंदरगाह का निर्माण किया गया? हल्दिया बंदरगाह का। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह मुख्य रूप से भारत के किन हिस्सों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है? यूपी, एमपी, असम, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह किन दो पड़ोसी देशों को पारगम्य व्यापार की सुविधा देता है? नेपाल और भूटान। द नेक्स्ट टॉपिक विल सागरमाला परियोजना की घोषणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, 2004। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय तटीय विकास के लिए सागरमाला परियोजना को औपचारिक मंजूरी कब दी? 25 मार्च 2015 को। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों का विकास करना। सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय नौवहन को बढ़ावा देकर अंतर्देशीय जल परिवहन को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कुल कितनी परियोजना को क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया? 802 परियोजना को। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कुल कितनी परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया? 802 परियोजनाओं को। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया। 2035 तक सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका? 185 परियोजनाओं को। पूर्ण हो चुकी 185 परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? लगभग 94,789 करोड़ रुपये। 94,789 करोड़ रुपये। पूर्ण हो चुकी 885 परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? लगभग 94,789 करोड़। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्तमान में लगभग 2.09 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कितनी परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है? 211 परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत शेष बची 406 परियोजना के विकास के विभिन्न चरण क्या है? वित्तीय वर्षवार और योजनाबद्ध चरण। सागरमाला कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का। सागरमाला के तहत विकास कार्य किन संस्थाओं के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पतन न्यासों और अन्य एजेंसियों के द्वारा। सागरमाला के तहत बंदरगाहों के पास उद्योगों के विकास को क्या नाम दिया गया है? बिल्डिंग गेटवेज ऑफ ग्रोथ। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। परिवहन का कौन सा साधन सबसे आधुनिक, तीव्रगामी और आरामदायक माना जाता है? वायु परिवहन। संकटकालीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल में कौन सा परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 में भारत में पहली हवाई डाक सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी? तो इलाहाबाद, प्रयागराज से नैनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में पहली नियमित हवाई डाक सेवा किस वर्ष और किन शहरों के बीच शुरू हुआ था? तो वर्ष 1932 में टाटा एयरवेज द्वारा चेन्नई से कराची के बीच। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1933 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 भारत में कुल कितनी विमान कंपनियां कार्यरत थी? 11 वायु कंपनियां। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू थे? 4। भारत सरकार ने देश की सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? 1953 में। वर्ष 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद वायु परिवहन को संचालित करने के लिए कितने निगम बनाए गए थे? कितने निगम बना? 2 निगम, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को बनाया गया था। घरेलू और पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की हवाई सेवा के लिए कौन सा निगम उत्तरदायी है? इंडिया एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया। तो इसमें सिर्फ इंडिया एयरलाइंस है। दूरस्थ विदेशी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी किस निगम की है? एयर इंडिया। विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1994 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एआई) का गठन किस वर्ष किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को। भारत में विमानपत्तन
प्राधिकरण AAI का गठन किन दो पूर्ववर्ती प्राधिकरणों को मिलाकर किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा को मजबूती करने के लिए किस ब्यूरो की स्थापना की गई थी? तो नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो। भारत सरकार द्वारा नई नागरिक विमान नीति कब लागू की गई थी? 15 जून 2016 को। नई नागरिक विमान नीति 2016 के तहत आम नागरिकों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना। लैगून पर स्थित होने के कारण किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को। पूर्वी तटीय बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह एक नदीय पतन का उदाहरण है? कोलकाता बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हल्दिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर कोलकाता के बैकअप के रूप में विकसित किया गया है? हुगली नदी। एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित भारत का पहला सार्वजनिक कंपनी आधारित बंदरगाह? तमिलनाडु। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह की भू आकृतिक विशेषता? विशाखापट्टनम। भारत का कौन सा पश्चिमी बंदरगाह मुख्य रूप से खनिज तेल के आयात के लिए प्रसिद्ध है? चेन्नई जो पूर्वी तट पे है, और मुंबई नहावा सेवा जो है पश्चिमी तट पे है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत के किस द्वीप पर कोचीन बंदरगाह को प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र स्थित है? बेलिंगड द्वीप में। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सागरमाला परियोजना के 4 मुख्य स्तंभों में से एक क्या है? तटीय समुदाय का विकास और बंदरगाह लिंकेज। इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 ईस्वी में परिवहन की गई वस्तु क्या थी? डाक। टाटा एयरवेज की स्थापना का संबंध भारत के किस उद्योगपति से है? जे.आर.डी. टाटा 1932। भारत में विमानपत्तन के प्रबंधन और सुरक्षा की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी AAI। कामराजार पोर्ट लिमिटेड किस प्रकार का पत्तन है? कॉरपोरेट पत्तन है। किरीब्रू लौह अयस्क खदानें मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है जिसका निर्यात पारादीप से होता है? ओडिशा झारखंड क्षेत्र। महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। भारत के किस तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है? पश्चिमी तट पर। विवरण अनुसार कोचीन और मुंबई प्राकृति पर। चेन्नई किस प्रकार के बंदरगाह का सटीक उदाहरण? कृत्रिम बंदरगाह का। हुगली नदी में सिल्ट जमा होने की समस्या से किस बंदरगाह का अस्तित्व प्रभावित होता है? तो कोलकाता बंदरगाह का। पारगमन व्यापार का अर्थ क्या है जो कोलकाता बंदरगाह नेपाल को देता है? भूमि से घिरे देश को समुद्री मार्ग तक पहुंच देना। राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किस बड़ी राष्ट्रीय अवसंरचना योजना का हिस्सा है? सागरमाला परियोजना का। वर्ष 2015 की सागरमाला नीति का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? पोर्टलैंड डेवलपमेंट, बंदरगाह आधारित। द नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में स्वतंत्रता के समय कुल कितने घरेलू हवाई अड्डे थे? हवाई अड्डे कितने थे? ये कौन सा भाषा? उर्दू वाला तो मेरे को पता नहीं है। तो विवरण के अनुसार कुल कंपनियां 11 थे, हवाई अड्डे का पता नहीं। वायु परिवहन का सबसे बड़ा लाभ किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में होता है? दुर्गम पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र में। इंडियन एयरलाइंस का विलय बाद में किस कंपनी में कर लिया गया था? एयर इंडिया में। इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में कर लिया गया था। AAI का वैधानिक दर्जा किस वर्ष के अधिनियम से सुदृढ़ हुआ है? 1994 के अधिनियम से। कामराजार बंदरगाह एन्नौर चेन्नई से किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। चेन्नई के दबाव को कम करने हेतु। भारत का कौन सा बंदरगाह अपनी विशाल गोदी के लिए डॉक सिस्टम के लिए खिजीरपुर नाम से जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह। B.O. चिदम्बरनार पत्तन भारत के किस द्वीपीय छोर पर है? सुदूर दक्षिणी छोर पे। सागरमाला के तहत तटीय आर्थिक क्षेत्र का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? निर्यात आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 1911 की हवाई उड़ान की कुल दूरी लगभग कितनी है? 10 किलोमीटर। इलाहाबाद से नैनी। नागरिक उड़ान नीति 2016 के तहत उड़ान योजना का किराया सीमा क्या तय किया गया था? 2500 प्रति घंटा उड़ाने के लिए। भारत का कौन सा बंदरगाह मुख्यतः कोयला और थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकताओं को पूरा करता है? एन्नौर। कामराज बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस वर्ष से पूरी तरह चालू हुआ है? 1962 में नींव के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर बंदरगाहों का सही क्रम क्या? पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में कोलकाता और सबसे दक्षिण में तूतीकोरिन। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में नागर विमानन का सामान्य परिचय और इसका इतिहास। इस पुस्तक के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में देश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 136। वर्तमान में भारत में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या कितनी है? 26। देश में कुल कितने रक्षा हवाई अड्डे एवं सिविल
एनकोरेज मौजूद है 21। भारत में वर्तमान में कुल कितने कस्टम हवाई अड्डे संचालित है 10। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था 1953 में। 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद आंतरिक एवं पड़ोसी देशों के वायु परिवहन के लिए किस निगम का गठन हुआ इंडियन एयरलाइंस का। 1953 में सुदूर अंतर्राष्ट्रीय देशों के वायु परिवहन प्रबंधन के लिए किस संस्था का गठन किया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल का। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का आधिकारिक विलय की स्थिति को 24 अगस्त 2007 को। वर्ष 2007 में विलय के पश्चात गठित नई कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या रखा गया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किस वर्ष और महीने में किया गया था नवंबर 2010 में। एयर इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक ब्रांड नाम क्या है एयर इंडिया। एयर इंडिया किस वर्ष विश्व के प्रमुख एयरलाइंस के वैश्विक गठबंधन स्टार एयरलाइंस का सदस्य बना जुलाई 2014 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्तमान में भारत का वायु अनुबंध विश्व के लगभग कितने देश के साथ है 103 देश के साथ। पूर्व में देश के बड़े हवाई अड्डे को प्रबंधन की जिम्मेदारी किस प्राधिकरण के पास थी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्षेत्रीय हवाई अड्डे और रक्षा हवाई अड्डे पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंधन कौन सा निकाय है राष्ट्रीय विमानपत्तन अधिकारिक। भारतीय विमानपत्तन अधिकारिक का गठन दोनों पूर्ववर्ती प्राधिकरणों का विलय करके किस वर्ष किया गया था 1995 में। भारत में नागर विमानन सिविल एविएशन क्षेत्र की शीर्ष इकाई अपेक्स बॉडी कौन सी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। द नेक्स्ट टॉपिक बोले नागर विमानन नीति 2016। नई नागर विमानन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई थी 15 जून 2016 को। नागर विमानन नीति 2016 को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान की गई था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नई विमानन नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए किस पर प्रसिद्ध नियम में ढील या परिवर्तन दिया गया था 5/20 नियम में। नागर विमानन नीति 2016 के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए विमानन कंपनी हेतु कौन सी पुरानी शर्त पूरी तरह हटा दी गई 5 वर्ष के घरेलू उड़ान अनुभव के शर्तों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी नए संशोधन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए कंपनी के पास न्यूनतम कितने विमान होने अनिवार्य 20 विमान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कंपनी को अपनी कुल क्षमता का न्यूनतम कितना प्रतिशत चालू परिचालन में रखना होगा 20%। नागर विमान नीति 2016 के तहत भारत को किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाने का लक्ष्य 2022 तक। विमानन नीति 2016 के निर्माण के समय भारत वैश्विक विमानन बाजार में किस स्थान पर 9वां स्थान पर। इस नीति के तहत वाणिज्यिक उड़ान के लिए हवाई अड्डे की संख्या में जो 2016 में 77 थे उसे 2019 तक बढ़ाकर कितना कर दिया गया 127। भारतीय स्वतंत्रता के बाद नागर विमानन मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सी नीति जारी की गई थी एकीकृत नागर विमानन नीति। द नेक्स्ट टॉपिक बोले उड़ान योजना का पूर्ण रूप क्या है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस तिथि को किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। उड़ान योजना की शुरुआत भारत के किस शहर में हुआ था नई दिल्ली में। उड़ान योजना का प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना और क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार उड़ानें संचालित करने वाले यह विश्व का किस प्रकार की योजना है विश्व में अपने तहत की पहली योजना। उड़ान योजना के वित्तीय कोष में सामान्य राज्य सरकार को योजना कितनी प्रतिशत है 20%। उड़ान योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर पूर्वी राज्यों का वित्तीय योगदान कितना प्रतिशत है 10%। उड़े देश का आम नागरिक योजना की कुल प्रवर्धन अवधि कितने वर्ष के लिए तय की है 10 वर्षों के लिए। उड़ान योजना मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन संचालित एक प्रमुख योजना है नागर विमानन मंत्रालय। द नेक्स्ट टॉपिक बोले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं विविध तथ्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल की किस तिथि की बैठक में घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया 4 अक्टूबर 2012 में। उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया लखनऊ और वाराणसी। अक्टूबर 2012 में दक्षिण भारत के किन 3 हवाई अड्डे को एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा दिया तिरुचिल्लापल्ली कोयम्बटूर और मंगलौर को। नागर विमानन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार दिसंबर 21 का कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रमुख घोषित किया गया था 27 हवाई अड्डे का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्तमान में देश के कुल कितने घरेलू हवाई अड्डे लिखित रूप से कार्यरत थे तो कुल 81। वर्ष 1953 में स्थापित इंडियन एयरलाइंस का मुख्य परिचालन क्षेत्र कौन सा है भारत का आंतरिक क्षेत्र और पड़ोसी देश। वर्ष 1953 में स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था सुदूर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। नागर विमानन नीति 2016 के 5/20 नियम के अंक 5 किस बात को प्रदर्शित करता है जो अब हटा दिया गया 5 वर्ष का न्यूनतम विमानन कार्य अनुभव। स्टार एयरलाइंस वैश्विक विमानन क्षेत्र में क्या है विश्व की प्रमुख एयरलाइंस का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का गठन किन 2 निकायों को मिलाकर किया गया था अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। वर्तमान में भारत का नागरिक उड्डयन ढांचा कुल कितने प्रकार के हवाई अड्डे में विभाजित है 4 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सिविल
अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सिविल एनक्लेव और कस्टम। अक्टूबर 2012 में कुल कितने घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया? 5 हवाई अड्डे। कौन कौन सा? लखनऊ, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, बंगलौर। उत्तर प्रदेश का बाबू वाराणसी दास तथा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया था? वर्ष 2012 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का फैसला कब लिया था? 4 अक्टूबर 2012 की बैठक में। किस मंत्रालय के प्रस्ताव पर 5 घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब प्रदान किया? अक्टूबर 2012 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को इस सूची के तहत अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला? लखनऊ को। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के किस दूसरे शहर के हवाई अड्डे का उल्लेख इस सूची में? वाराणसी। दक्षिण भारत के किस तीन हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया? तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मंगलुरु को। नागरिक विमान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 आता है। 8 दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया था? कुल 27 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। मानचित्र का मुख्य शीर्षक क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस पेज। मानचित्र में शीर्ष दाहिने अरे ये कोई क्वेश्चन है। गुजरात राज्य किस हवाई अड्डे को दर्शाता है? अहमदाबाद को। गुजरात राज्य अहमदाबाद को। मानचित्र के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई। राजस्थान में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मानचित्र में चिन्हित? जयपुर। मानचित्र में चिन्हित किया गया है, बस ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस पता कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर वाला हवाई अड्डा है। पंजाब में कहाँ है? तो अमृतसर में हवाई अड्डा है। मानचित्र में दिखाया उससे क्या है? ऐसे भी तो है, नॉर्मली भी है। मानचित्र में असम राज्य की किस हवाई अड्डे को दिखाया? तो गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक हवाई अड्डा है। तमिलनाडु में चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में एक हवाई अड्डा। केरल राज्य में स्थित किन्हीं 2 हवाई अड्डों का नाम कौन कौन सा बता सकते हो? तो कोची और तिरुवनंतपुरम। मानचित्र में कर्नाटक के किस प्रमुख टेक हब शहर के हवाई अड्डे को दर्शाया गया था? बेंगलुरु एक टेक हब शहर है। भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में से किस तरफ हवाई अड्डे का संकेत मानचित्र में दिखाया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ शिवंशिका ड्रीम लाइफ।